जय हिंद स्टूडेंट्स, सुप्रभातम, जयतु संस्कृतम। जैसे कि आप सब जानते हैं कल आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है। तो कल संस्कृत का जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा, टर्म 1 है ना, हाफ ईयरली जिसको कहेंगे, ये 40 नंबर का होगा। और इस एग्ज़ाम के लिए आप अपनी तैयारी कर चुके हैं। थोड़ी बहुत जो भी आपको बाकी है वो आज इस क्लास में आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टोटल सिलेबस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। आज हम लोग संस्कृत में मंथन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मंथन कहेंगे। संस्कृत टर्म 1 का मंथन जो 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा, इसमें क्या सिलेबस है, मैंने 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का आज हम लोग मंथन कर लेंगे। संधि से लेकर प्रत्यय समास है ना, और प्रश्न निर्माण, भाषिक कार्य, ये सारे प्रश्न एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। यदि कंप्लीट है तो आप रिवाइज कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। नहीं जिसका कंप्लीट है, जो नहीं तैयारी किए हैं, उनका भी इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आपका 40 में 40 कीजिएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एकदम प्रयास रहे आपका 1 नंबर के आधा नंबर भी आपका न कटे। संस्कृत है ना, और इसी उद्देश्य से आप संस्कृत लिए हैं, अन्यथा हिंदी लेते। संस्कृत में आपका मार्किंग स्कोर बहुत अच्छा होगा, इसके चलते आप संस्कृत लिए हैं और नो डाउट होगा, है ना। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ भी डाउट होगा दोबारा देख लीजिएगा। और अगर ज़्यादा भी डाउट है, अभी भी समय है आपका ना, 24 घंटे का समय है अभी, 24 घंटे नहीं 12 घंटा मान के चलिए। ठीक है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे जस्ट उसी समय। ठीक है, चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग के सिलेबस में जो आपका पेपर आएगा हाफ ईयरली का टर्म 1 का, इसमें पहला क्वेश्चन होगा संधि से। ठीक है ना, सबसे पहला संधि से क्वेश्चन होगा। लेकिन उसके पहले आपका स्वागत है चैनल पर, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के लिए भी आपका है। आज हम लोग ये संस्कृत का मैराथन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं मैराथन लिखा हुआ है, और मेरे हिसाब से मंथन है, मंथन कंप्लीट सिलेबस मंथन 40 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन। ठीक है, फुल संस्कृत रिवीजन 40/40 आज शाम अभी जो चल रहा है देख रहे हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका संधि है। संधि कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। ठीक है ना, संधि, और ये संधि आपका 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का संधि है। ठीक है ना, और इसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 2 संधियां हैं। तो व्यंजन संधि में बाबू ध्यान रखेंगे आप कि पहला जो है वो जसत्व है। जसत्व मतलब ध्यान रखिएगा, इसका नियम है। अब पूरा अभी नियम नहीं लिखेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना। सुनिए, समझिए कि यदि प्लस के पहले, देखिए यहाँ प्लस है, प्लस के पहले पहला वर्ण हो, प्रथम वर्ण हो, वर्गों का प्रथम, मालूम है ना, सॉरी ये प्रथम नहीं तृतीय है ना। यदि प्लस के पहले वर्गों का तृतीय, ओ क्यों मिस्टेक हो रहा है भाई, प्लस के पहले प्रथम ही होता है ना, वर्गों का प्रथम वर्ण हो, और प्लस के बाद में तृतीय हो, तीसरा, तृतीय या चतुर्थ या चौथा, चतुर्थ, या यरलव, यरलव, या कोई स्वर वर्ण हो, स्वर, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। प्लस के पहले प्रथम वर्ण हो, और प्लस के बाद प्रथम वर्ण समझते हैं, क च ट त प, क च ट त और प, ये प्रथम वर्ण कहलाता है। ठीक है, पहला वर्ण हो, प्लस के पहले इनमें से कोई भी हो, और प्लस के बाद में तीसरा मतलब ग ज द ड है ना, ये तीसरा हुआ, और चौथा मतलब घ झ ढ, ये चौथा हुआ, या यरलव हो या कोई स्वर वर्ण हो। तो उस कंडीशन में ये प्रथम जो है वो तृतीय हो जाता है, तृतीय, ये तीसरा बन जाएगा। मतलब क है तो ग बन जाएगा, च है तो ज बन जाएगा, ट है तो ड, त है तो द, है ना, और प है तो ब बन जाएगा। ये आपका पहला संधि है, इसमें से निश्चित रूप से आएगा आपका।
ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है जगत, जगत प्लस ईशः क्या हो जाएगा, जगदीशः, है ना, दोनों को संधि करेंगे तो हो जाएगा जगदीशः, ठीक है ना, जगदीशः। देखिए एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। त का द हो गया है ना, कंडीशन देखिए, त है ये प्रथम वर्ण है और इधर स्वर वर्ण है, स्वर है ये ना, ये स्वर, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, त का द हो गया। देखिए त का द हो गया है ना, त ये द बन गया, तो और ई मल मिल गया उसमें, तो जगदीशा हो गया। सेम इसी तरह से आपका संधि विच्छेद करने को आएगा। जैसे मान लेते हैं आपका है दिग्गजः, दिग्गजः, अब इसका संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे कि संधि में पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कहाँ टूट रहा है। दिग्गजः, दिग्गजः, देखिए गजह अलग हो जाएगा पढ़ते समय, तो ये ग बच रहा है, इस ग को आप क्या कर देंगे, पहला कर देंगे, क्योंकि ये तीसरा है तो तीसरा से पहला कर देंगे तो हो जाएगा दिक, दिक प्लस गजह, ठीक है ना। ऑप्शन में बहुत भूलवा के देगा, ध्यान रखेंगे। कहीं ऐसा भी ऑप्शन देगा कि क में हलंत नहीं करेगा, ये हलंत नहीं देगा क में, तो उसको मत टिक कीजिएगा, है ना, हलन जरूरी है। आधा क ग है तो आधा क होगा, दिग्गजः, समझ गए। तो ये पहला है आपका व्यंजन संधि का कि प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण बनता है। चलिए ओके। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें अगर आगे व्यंजन, यहाँ व्यंजन रहता है, यरल हो या तीसरा चौथा वर्ण हो, तो उस कंडीशन में ये जो क बनेगा ग, वो आधा ग ही बनेगा, पूरा नहीं होगा। अब जब यहाँ स्वर रहता है ना, जैसे दिगंबर, दिगंबर, देखिए यहाँ पूरा ग आ गया, दिगंबरः, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वर आ जाएगा ना, दिगंबरः, पढ़िएगा 2-3 बार, दिगंबरः, दिगंबरः, तो अंबरः क्लियर हो जाएगा, अंबरः। तो इधर क्या बचेगा, दिग, तो ग को क कर दीजिएगा, दिक, और इधर अंबरः, अंबरः, ठीक है। एक बार अवश्य देख लीजिएगा, एकदम पूरा ध्यान से पढ़िएगा। दिक अंबरः, तो ये क जो है आधा ग बना, लेकिन ये अ मिल करके इसको पूरा ग बना दिया, दिगंबर हो गया, अ मिल गया तो हलंत गायब हो गया, पूरा ग हो गया ये, ठीक है ना। चलिए अगला संधि देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला होगा आपका पंचम वर्ण परिवर्तनम। पंचम वर्ण जैसे प्लस है, अब प्लस के पहले प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण हो, अब प्लस के बाद में पंचम वर्ण हो, यहाँ पांचवा वर्ण हो, पंचम वर्ण, तो इस कंडीशन में ये प्रथम जो है ये पंचम वर्ण बन जाएगा, ये पंचम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे वाक प्लस मयः, पंचम में ज़्यादातर म ही आता है ना, तो अभी आता है न, सॉरी न, वाक प्लस मयः, तो यहाँ देखिए ये प्रथम है और ये पंचम है, तो क का क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का ये पांचवा बनेगा, वांगमयः, वांगमयः, ये हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखेंगे उसमें संधि ऑप्शन जो देगा ना उसमें तीसरा भी देगा, लेकिन जब देखिएगा कि इधर पांचवा वर्ण है तब इस पहला को पांचवा बना दीजिएगा अपने इसी वर्ग का, है ना। क है तो क का ही पांचवा होगा, क ख ग अंग, पांचवे में अंग आता है, क्लियर हो गया, है ना। इसी तरह आता है सन्मित्रम। अब मान लो संधि करना है आपको, सत ऐसे दिया है, सत और प्लस मित्रम, सत प्लस मित्रम, तो सदमित्रम भी कर देगा, लेकिन यहाँ देखिएगा कि ये पंचम वर्ण है म, तो जनरली तीसरा तो हो सकता है, लेकिन पांचवा अगर रहे तो ज़्यादातर हम पांचवा ही करते हैं, पांचवा ही लिखा जाता है, ठीक है ना। सन्मित्रम, ये हुआ आपका सही आंसर। संधि जब कीजिएगा इसका सतमित्रम का तो सन्मित्रम होगा, और सन्मित्रम लिखते समय भी ध्यान रखिएगा कि न जो है वो मात्रा के अंदर रहेगा, बाहर नहीं, ठीक है ना। हाँ, अगर मात्रा यहाँ से लगा हो म के पहले से न के बाद से तो गलत है, उसको टिक नहीं कीजिएगा। न मात्रा के अंदर रहना चाहिए, आधा है व्यंजन तो छोटी की मात्रा उसके पहले से लगेगा, सन्मित्रम, क्लियर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पंचम वर्ण हो गया। अब विसर्ग संधि में चलते हैं। विसर्ग संधि में आपका पहला आता है उत्व। उत्व मतलब हम दूसरे तरह से आज बता रहे हैं आपको, चूंकि मंथन है तो अब डायरेक्ट आप फेस करना है, तो एग्जाम्पल डायरेक्ट हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। विसर्ग से पहले प्लस के पहले यहाँ विसर्ग हो, अब विसर्ग के पहले अ हो, ये ध्यान रखेंगे। अ नहीं, कोई भी व्यंजन हो उसमें अ लगा हो लास्ट में और उसके बाद विसर्ग हो, और इसके बाद में तीसरा चौथा ना, वही तृतीय चतुर्थ या यर ल व ह, य र ल व और ह, ये रहे तो विसर्ग जो है वो ओ बन जाता है। ये विसर्ग जो है ओ बन जाएगा, ओ, ऐसे ओ की मात्रा ओ, डायरेक्ट बता रहे आपको। वैसे नियम से विसर्ग पहले ऊ बनता है और वो ऊ अपने पहले वाले अ से मिल करके ओ होता है, ठीक है ना। जैसे विसर्ग पहले ऊ बनेगा, ऊ, ये ऊ बना, और ये अ और ये ऊ, ये दोनों मिल करके ओ हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे मनः, मनः विसर्ग है, यहाँ विसर्ग है, और प्लस रथः, मनः प्लस रथः। देखिए कंडीशन है कि नहीं, प्लस के पहले यहाँ देखिए विसर्ग है, और जब आप न कहते हैं, न में हलंत लगाइएगा तो इसमें न में अ आ जाएगा, है ना, अ आ जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए र है, ये र है ना इसमें र, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, विसर्ग का ओ हो जाएगा। पहले तो ऊ बनेगा, विसर्ग ऊ बनेगा और ये दोनों मिल करके ओ हो जाएगा। तो बन गया क्या आपका, मनोरथः, मनोरथः, ठीक है, क्लियर हो गया। मनोरथः विसर्ग का ओ हो गया, है ना, डायरेक्ट याद रखेंगे, या कहीं ओ दिया हुआ है, अब उसको संधि करना है ना, विच्छेद करना है, तो ओ को आप विसर्ग बना दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे दिया है यशोदा, यशोदा, तो देख रहे हैं यहाँ ओ है, यशोदा, यश ओदा, ओदा क्लियर हो रहा है ना, तो ओ, यश ओदा, तो ओ को आप विसर्ग कर देंगे, यशः और प्लस दा। कंडीशन आपको मिल रहा है। देखिए प्लस के पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, स कहेंगे तो अ आएगा, और बाद में ये तीसरा वर्ण है द, त थ द, तीसरा वर्ण है, तो ये विसर्ग ओ बन गया, यशोदा हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, एकदम गलती नहीं, बहुत सारा इसमें दे देता है, यशोदा, यशोदा औ कर देगा ना, लेकिन आपको यशोदा टिक करना है। संधि विच्छेद में ऑप्शन में इस तरह से भी देगा, यशो प्लस दा, यशो प्लस दा, ये भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है, यशो प्लस दा नहीं होगा, यशः प्लस दा, ये सही आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन से ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है, लगता है कि अरे ये तो सही है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है, तो वहाँ दिमाग को शांत करके नियम को समझिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका उत्व संधि हुआ। उत्व के बाद स्वर संधि में ही आता है सत्व। सत्व मतलब ये आपका सिलेबस का है, ठीक है ना, अभी हम केवल सिलेबस ही मंथन हम लोग कर रहे हैं पूरा। ये 4 नंबर का है संधि, पहले हम बताएं 4 नंबर, ध्यान रखेंगे 4 में 3.5 नहीं, 3.25 नहीं होना चाहिए, एकदम 5 क्वेश्चन आएगा और उस 5 में से 4 आपको बनाना होगा। पहले तो पेपर को ध्यान से पढ़िएगा, पहले 15 मिनट मिलता था, अभी 20 मिनट आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ये नहीं कि पहला पढ़े समझ में आ रहा है बनाना शुरू कर दिए, एकदम टिप्स है मेरा, ध्यान रखेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर पहले रीडिंग करेंगे, उस समय में आपको राइटिंग मना होता है, कॉपी नहीं खोल सकते, केवल पेपर रीडिंग करना है। ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर उस समय चाहते हैं तो एक आध गो टिक भी कर लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि बाद में आपको ईजी हो, ठीक है। उसके बाद जब बनाना शुरू कीजिएगा, जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, समय दे करके नियम पर चलाइएगा। चलिए ओके, देखते हैं अब हम लोग सत्व संधि। सत्व संधि में क्या होता है,
कि प्लस है और प्लस के पहले 3 गो विसर्ग रहेगा, विसर्ग रहता है, प्लस के पहले विसर्ग। अब प्लस के बाद में यदि च वर्ग हो, च वर्ग, एक ये में बता रहे हैं, ट वर्ग या त वर्ग, त वर्ग, ये वर्ग समझते हैं ना। च वर्ग मतलब छ छ झ पाँचों, ट वर्ग मतलब ट ठ ढ ढ और त वर्ग मतलब त थ ध न, इनमें से पांचों कोई हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये विसर्ग ही, ये विसर्ग जो है अगर च वर्ग है तो तलावी स बन जाएगा, ट वर्ग है तो मूर्धनी स बन जाएगा और त वर्ग है तो दंती स बन जाएगा, दंत स। क्लियर है? बस विसर्ग के बाद आपको देखना है कि च वर्ग हो या तलावी स हो, है ना, ये दोनों में से कोई भी हो तो विसर्ग ही बन जाता है। ट वर्ग या मूर्धन्य स, मूर्धन्य स भी रहेगा तो मूर्धन्य स ही विसर्ग बन जाएगा। और त वर्ग या दंत स भी रहेगा या तथा द में से कोई रहेगा तो ये विसर्ग जो है वो दंत स बन जाएगा। क्लियर है? तीनों स बस ध्यान रखेंगे। और ये चूंकि उच्चारण स्थान से है, तलाब स का उच्चारण तालु से होता है और च का भी तालु से होता है। मूर्धन्य स का उच्चारण मूर्धा से होता है और ट वर्ग का भी उच्चारण मूर्धा से होता है। त वर्ग का उच्चारण दांत से होता है, स का भी दंत स इसका नाम है, तो दंत स मतलब दांत से उच्चारण होता है। ठीक है ना? तो अपने उच्चारण स्थान के हिसाब से ये विसर्ग को खींच लेगा अपने में। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में होगा, जैसे में रामः, देखिए रामः प्लस च क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए च आ रहा है तो च तालु से होता है, तालव्य स। उच्चारण स्थान ध्यान रखो ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं, उच्चारण स्थान ध्यान रखिए। तालव्य स, तालु, च मैंने च जो पहले आता है, फिर टठ ड आता है, फिर तथ द आता है। तो आप एक लाइन से जब तीनों स को पढ़ेंगे तो पहले आता है तलाव्य स, फिर आता है मूर्धन्य स, फिर आता है दंत स। एक लाइन से आता है कि नहीं आता है? तीनों आता है। और कख घ जब आप पढ़िएगा तो पहले च वर्ग आता है, च छ आता है, फिर टठ ड आता है और फिर तथ द आता है। एक लाइन से ये भी है, कख घ पढ़े हैं ना, तो ये भी एक लाइन से है। तो एक लाइन से ये स आप उसमें कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है? तो पहला है च छ, तो तलाबी विसर्ग क्या बन जाएगा, तलाबी स बन जाएगा, रामश्च। ठीक है? रामश्च हो गया। धनु, ये बहुत कम एग्जाम्पल है इसमें, धनु प्लस टंकारः, टंकारः। अब बताइए क्या बनेगा, विसर्ग जो है यहाँ देखिए ट आ गया, ट आ गया तो च के बाद दूसरा नंबर है टठ ढ का, तो दूसरा नंबर स के बाद दूसरा बीच में जो स आता है तलब मूर्धन्य स होता है, तो ये हो जाएगा धनुष टंकारः, धनुष टंकारः। राइट आंसर। फिर है इतः प्लस ततः, इतः और प्लस ततः। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आ गया, त आ गया ना, तो तीसरा आ गया च छ ज ट ठ ड तथा द, तीसरा, तो तीसरा स करेंगे इतस ततः, इतस ततः। इसी में आता है नमस्ते, नमः प्लस ते, नमस्ते, है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग संधि को क्लियर किए। संधि में ध्यान रखेंगे कि गड़बड़ बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, और संधि आपका जो है वो एग्जाम में जो भी देगा, ठीक है ना, उस संधि को समझ करके ऑप्शन को अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है? जैसे आपका मेघ रवैश्च, मेघ, मेघ रवैश्च, ठीक है, तो मेघ प्लस रवैश्च, र आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मेघ रवैः प्लस च, विसर्ग के बाद च आ रहा है ना, तो इस तरह से आपका घ, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, हाँ सैंपल पेपर देख रहे थे अभी हम, तो उसमें घ आंसर होगा, मेघ रवैः प्लस च, मेघ रवैः प्लस च। ठीक है ना। चलिए, अब संधि के बाद हम लोगों का दूसरा टॉपिक जो है वो आता है समास। समास कितने नंबर का है, समास भी आपका 4 नंबर का है। ठीक है, दूसरा टॉपिक पर हम लोग चलते हैं,
समास, और ये समास भी 4 नंबर का है। समास में जानते हैं कौन कौन समास आ रहा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व, 3 समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व। अव्ययी भाव में 6 गो है, ठीक है ना। अव्ययी भाव पहला, तो उसमें अनु आता है। देखिए अव्ययी भाव हम पहला बता रहे हैं समास, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव ध्यान देंगे, अव्ययी भाव समास में ये आएगा आपका अनु, अव्यय होता है पहला पद, अब अनु, उप, सह, नीर, प्रति और यथा। यथा ये 6 गो आएगा, 1 2 3 4 5 6, यही 6 अव्ययी भाव में है, ठीक है। तो अनु, जैसे अनुरूपम, अनुविष्णुम, अनुरामम, ऐसा करके शब्द देगा आपको, ठीक है ना। तो उसमें पश्चात और योग्यम 2 होता है अनु का, ठीक है ना। और जो मूल शब्द होता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति ध्यान रखेंगे। जैसे जहाँ भी अनु देगा, अब अनुरामम मान लो दे दिया, अनुरामम। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अव्ययी भाव का जो समस्त पद होता है ना, वो नपुंसक लिंग में होता है। अनुरामः या अनुरामः है ना, ये नहीं देगा। अनुरामम लास्ट में हलंत रहेगा, अनुरामम, तो समझ जाइएगा कि अव्ययी भाव है और इसमें अनु लगा हुआ है। तो अनु का क्या होगा? पश्चात। और ये जो मूल शब्द राम है, ये रामम, ये मूल शब्द है, तो इसमें षष्ठी लगा दीजिएगा, रामस्य, रामस्य पश्चात हो गया, ये विग्रह हो गया, रामस्य पश्चात। अब आपको ऑप्शन में क्या देगा? रामेण पश्चात, रामम पश्चात, रामस्य पश्चात, रमात पश्चात, है ना। इस तरह 4 ऑप्शन देगा। तो अब ध्यान रखना होगा कि अब अव्ययी भाव है, अनु है, तो उसमें मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति ही लगाइएगा आप। अब एक योग्यम होता है, जैसे अनुरूपम, 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 तो इसमें मूल शब्द देखिए रूपम है, तो इसको तो रूपस्य कर दीजिएगा, षष्ठी विभक्ति, ठीक है, रूपस्य। लेकिन अनु का क्या होगा? यहाँ योग्यम हो जाएगा, रूपस्य योग्यम, योग्यम। अब ये समझ लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर है, व्यक्तिवाचक, तो उसमें आप पश्चात करेंगे। और भाववाचक संज्ञा है रूप, रूप कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, भाव है, तो वहाँ आप योग्यम करेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा करते हैं हम लोग, उप। अनु के बाद उप। तो उप में क्या होता है? जो उप का भी षष्ठी विभक्ति ही लगता है, ठीक है। उपनगरम, उपनगरम, तो ऐसे मूल शब्द देखिए क्या है? नगरम, ये मूल शब्द है, ये उप अव्यय है। तो उप का समीप होता है, ध्यान रखेंगे, उप का समीप, ध्यान नहीं रहेगा तो उपनिषद याद रखिएगा। उपनिषद संस्कृत में है, उपनिषद मतलब जो समीप बैठ करके पढ़ा जाता है, गुरु के नज़दीक जो बैठ के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो उपनिषद कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, हम लोगों में 108 उपनिषद हैं, उससे भी अधिक। अब इसमें चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नगरम को क्या करेंगे? नगरस्य, षष्ठी विभक्ति, नगरस्य, और उप को समीपम कर दीजिएगा, नगरस्य समीपम। हाँ, म को हलंत भी, अनुस्वार भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, समीपम, ये ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, नगरस्य समीपम, ये दोनों चलेगा। अगर आपको ऑप्शन में म हलंत दिया वो भी ठीक है, अनुस्वार दिया वो भी ठीक है। नगरस्य समीपम, ठीक है ना। उपरामम, उपरामम, तो ये उसी तरह से हो जाएगा, रामस्य समीपम, रामस्य समीपम, ठीक है। अब मान लीजिए कि उस तरह से समीपम करके दूसरा दिया हुआ है कि उप का, जैसे उपगंगम, ठीक है। अब इसके लिए अब विग्रह करके दिया हुआ है, गंगायाह, लता है तो या इसका षष्ठी हो जाएगा, लतायाह की तरह गंगायाह, गंगायाह समीपम, समीपम दिया हुआ है। अब इसका समस्त आपको लिखना है, तो समस्त पद लिखना तो क्या कीजिएगा? समीपम को सबसे पहले कीजिएगा, समीपम को उप कर दीजिएगा, और गंगायाह जो है ना,
तो ये गंगम हो जाएगा। ठीक है, तो उप, समीपम को उप कर दीजिए, और थोड़ा सा उप, उपगंगम, ये हो गया उपगंगम। समझ रहे हैं, उपगंगम। तो ये मैंने विग्रह अगर दिया है और समस्त पद करना है, ठीक है, रामस्य समीपम तो उपरामम, गृहस्य समीपम तो उपगृहम, ये समस्त पद बनाने के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। समीपम के बाद अनु उप नीर, नीर था तो निर्मक्षिकम, 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 नीर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मक्षिकम है और ये नीर है, यहाँ पर है नीर, नीर उपसर्ग है, तो नीर का अभाव होता है। ये सब शब्द रूप में क्या कहते हैं उसको, वर्ड मीनिंग के रूप में याद रखिएगा कि अनु का पश्चात होता है, उप का समीपम होता है, नीर का अभाव होता है, अभाव। और जहाँ अभाव होगा तो षष्ठी विभक्ति तो लगाएंगे ही, लेकिन उसमें बहुवचन लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, ठीक है ना। तो मक्षिकम है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिकाणाम अभाव, नीर का अभाव कर दिया गया यहाँ पर, और ये मक्षिकम है तो मक्षिकाणाम हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गया, ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति बहुवचन मक्षिकाणाम। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे, ये अगर तरल पदार्थ है ना, अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते, तो वहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन करेंगे। जैसे निर्जलम, क्लास करते समय बताए हैं, क्लास में भी बताया गया है आपको, निर्जलम, तो अब इसको जला नाम नहीं करेंगे, जलस्य, जलस्य अभावः, ठीक है ना, जलस्य अभाव, ये भ है, जलस्य अभाव हो गया निर्जलम, ठीक है, समझ रहे हैं। अब विघ्ना नाम अभाव बताइए तो, विघ्ना नाम, विघ्ना नाम अभाव, तो इसका क्या बनेगा, समस्त पद क्या होगा, निर्विघ्नम, निर्विघ्नम, निर्विघ्नम हो जाएगा, विघ्ना नाम अभाव निर्विघ्नम, ठीक है, समस्त पद में। चलिए देख लेते हैं आपका, इसमें से कुछ क्वेश्चन उस टाइप का हो, नहीं अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, नहीं है, हाँ है आगे, स वाला है, सह में आएगा, ठीक है, सिंपल में देख रहे थे, सह में दिया हुआ है, तो नीर हो गया, अनु उप नीर, ठीक है, उसके बाद सह, सह में क्या करेंगे, तो स रहता है, सचक्रम, सचक्रम, तो इसमें सहितम होता है, सहितम या युगपत, और तृतीय विभक्ति लगाते हैं, ध्यान रखेंगे, ये स है आपका अव्यय और चक्रम है, तो चक्रेण, स जहाँ रहेगा सहार्थ तृतीय, वैसे भी कारक याद रखेंगे, सूत्र है सहार्थ तृतीय, चक्रेण सहितम, चक्रेण सहितम या चक्रेण युगपत, ये भी लिखा रहेगा, युग ग है, युगपत ये भी सही है, चक्रेण युगपत ये ग है, स वाले में रहेगा, ठीक है ना। अब मान लो स परिवारम, परिवारम, सपरिवारम, तो क्या कीजिएगा, परिवारेण, ठीक है ना, परिवारेण सहितम, स रहेगा तो उसका सहितम करेंगे या युगपत कर देंगे, क्लियर है। चलिए स रहेगा तब, स का सह होता है, और तृतीय विभक्ति, ये ध्यान रखेंगे कि इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे अगर स आएगा तो, ठीक है ना। जैसे आपका है मलेन सहितम, बताइए मलेन सहितम, इसका समस्त पद क्या होगा, मलेन सहितम। अब समस्त पद आपको बताना है तो सहितम को पहले स कर दीजिएगा, और मलेन जो है वो मूल रूप में आ जाएगा मलम, तो हो जाएगा स मलम, स मलम,
मलेन सहितम समलम, है ना, आपके लेसन में है, बुक में है, जो प्रदूषण वाला है दिल्ली में, दिल्ली का पर्यावरण का जो दिया हुआ है लेसन उसमें है समलम। तो मलेन सहितम, ओके। चलिए नेक्स्ट, स के बाद अनु उप सह प्रति और यथा रह गया, तो प्रति, प्रति, प्रति में क्या आएगा कि प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, इसमें द्वित्व होता है, मतलब मूल पद जो है, मूल पद वो 2 बार लिख दिया जाता है। तो दीनम दीनम, बस हो गया, दीनम दीनम, दीनम दीनम हो गया, प्रतिदिनम। तो प्रति अगर रहेगा, जैसे मान लीजिए अब उसमें आता है प्रत्यहम, प्रत्यहम, अब यहाँ आपको संधि विच्छेद करना होगा तभी समझ में आएगा कि यहाँ पर प्रति लगा हुआ है, ये प्रति है, प्रत्यहम, ये वह नहीं है, आधा त है, ठीक है ना। तो प्रति प्लस अहम है, तो अहम अहम इति, अहम इसी को 2 बार कर देंगे, अहम हो गया प्रत्यहम, ठीक है। प्रतिगृहम, तो गृहम गृहम इति, या मान लीजिए कि गृहम गृहम अगर दिया हुआ है 2 बार, गृहम गृहम इति लिखा हुआ है, अब इसका समझ पद बताना है, तो देखेंगे कि 2 बार दिया हुआ है, इसका मतलब द्वित्व हुआ है, तो प्रति लगा हुआ, प्रति माने प्रत्येक, प्रत्येक को देना हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ पद कर देंगे प्रतिगृहम, ठीक है, प्रतिगृहम, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, तो प्रति हो गया। अब लास्ट है आपका यथा, यथा, तो यथा का क्या होता है, अव्यय भाव चल रहा है अभी, यथा का होता है अनतिक्रम्य, ये याद रखेंगे, अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, ये टेढ़ा है थोड़ा सा, यथा का अनतिक्रम्य, और मूल शब्द जो होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, एक वचन, या जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, है ना, वो चूंकि उससे नपुंसक लिंग में रहता ही है। जैसे यथा शक्तिम, यथा शक्तिम, ओके, यथा शक्तिम, तो देखिए यथा है और शक्तिम है, तो शक्तिम ऑलरेडी है द्वितीय में, जैसे बालकम होता है, मुनीम होता है, उसी तरह से, तो शक्तिम ये ज्यों के त्यों रहेगा, शक्तिम, और यथा का यही ऊपर वाला अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य हो गया, शक्तिम अनतिक्रम्य। यथा दानम, यथा दानम, तो उसी तरह से दानम अनतिक्रम्य, ठीक है ना, दानम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, ऊपर लिख दिए हैं अनतिक्रम्य, यहाँ घसीट दे रहे हैं, घसीट के लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा, अनतिक्रम्य, ये ध्यान रखेंगे यथा के लिए, जब यथा रहेगा तो, या कहीं अनतिक्रम्य दिया हुआ है विग्रह करके और समझ पद लिखना है तो यथा लिख दीजिएगा, क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से अव्यय भाव समास हम लोगों का पूरा हो गया। अब अव्यय भाव समास के बाद आता है तत्पुरुष समास, दूसरा, ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में विभक्ति तत्पुरुष आपका आ रहा है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, इसमें द्वितीया से लेकर, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तक, द्वितीय से सप्तमी विभक्तियों तक आपका आएगा। तो पहला द्वितीय है, द्वितीय के याद रखेंगे क्या है, श्रीत अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, ये शब्द याद रखना होगा। अगर श्रीत अतित पतित आता है तो वहाँ उसके पहले जो विग्रह करते हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द लिखते हैं श्रीत, देखिए श्रीत अतित पतित गत, ग है, गत अत्यस्त, अत्यस्त प्राप्त, प्राप्त और आपन्न, आपन्न, इस शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। द्वितीयाश्रितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्तापन्नई, ये सूत्र है वो। तो द्वितीय विभक्ति कहाँ होता है, तो श्रीत अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न,
इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं तत्पुरुष समास में। कारक का चिन्ह होता है इसमें बीच में, वो तत्पुरुष समास है। ठीक है ना। जैसे देखिए कृष्ण श्रितः न, कृष्ण श्रितः, ये समस्त पद है। तो इसका विग्रह करना होगा, तो जो कृष्ण है उसको कृष्णम कर देंगे, कृष्णम श्रितः, श्रितः, ये द्वितीय विभक्ति कर दिए आप, यहाँ द्वितीय विभक्ति लगा दिए। ठीक है। दुखातीतः, या मान लो अगर समस्ते पद दिया है दुखम अतीतः, दुखम अतीतः, तो समस्त पद इसका क्या करेंगे, दुखातीतः, दुखातीतः, दुखातीतः हो जाएगा। अतीत लग गया इसमें, दुख प्लस अतीत है ना, तो अतीत लग गया, तो ये हो गया आपका अस्तगतः, मान लीजिए है अस्तगतः, अस्तगतः है ना, तो हो जाएगा इसमें क्या अस्त है ना, तो अस्त को क्या कर दिया, गतः लगा हुआ है, तो गतः है तो द्वितीय जाएंगे, समझ लेंगे। ये द्वितीय विभक्ति है, वो शब्द को याद रखेंगे, श्रीत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, तो अस्तम हो जाएगा, अस्तम, अस्तम गतः, ये विग्रह हुआ ना। विग्रह भी बता दिया आपको, समस्त पद करना भी बता दिए, दोनों हो गया। चलिए द्वितीय के बाद तृतीय तत्पुरुष। तो तृतीय तत्पुरुष में आता है पूर्व सदृश समः ऊनम, पूर्व सदृश समः ऊनम, है ना। जैसे अब इसमें पूर्व सदृश, पूरा नियम बताने का टाइम इसमें नहीं है क्योंकि हम लोग मंथन कर रहे हैं। समम, ऊनम, है ना, विकल, कलह, कलह, है ना, ये सब शब्द आता है इसमें तृतीया में। जैसे मास पूर्वः, मास पूर्वः, और चूंकि नाम से ही क्लियर है, अब जहाँ पूर्व रहेगा, पूर्व, तो समझ लीजिएगा उसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे, तो हो जाएगा मासेन, मासेन पूर्वः। एक रिवीजन है आपका एग्जाम से पहले, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे इसको, कंप्लीट रिवीजन। मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, ठीक है। उसके बाद है पितृसमः, पितृसमः, देखिए समः माने समान होता है, पिता के समान, तो पितृ है तो ये हो जाएगा पित्रा, तृतीय विभक्ति, पित्रा समः हो गया। तो इसी तरह से आपका जो तृतीय विभक्ति है, अब एकेन ऊनम, तो एक ऊनम कर देंगे, एक ऊनम को संधि करके लिखेंगे, एकोनम, एक ऊनम एकोनम, ठीक है। तो ये जो है आपका तृतीय विभक्ति, तृतीय तत्पुरुष आपका क्लियर है। अब निपुण भी इसी में आता है ना, ये डैश दिए है ना, इसमें निपुण है, निपुण, ठीक है, निपुण है। मिश्र है, मिश्र, जैसे गुड़ मिश्र, तो गुड़े न मिश्र। पक्वा भी आता है, पक्वा ना, नहीं पक्वा नहीं है आपको, हाँ निपुण हो गया, मिश्र हो गया। कलह, कलह तो लिख ही दिए हैं, कलह है, तो इसमें आता है वाक कलह, वाचा कलह, ठीक है, वाक का वाचा होता है। तो कुछ कुछ ध्यान रखना होगा कि तृतीय विभक्ति में इसका रूप क्या होगा। वाक जो हम लोग बोलते हैं वाणी, तो उसका वाचा तृतीयम होगा, वाक कलह रहेगा तो वाचा कलह लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए चतुर्थी में चलते हैं। अब चतुर्थी में याद रखिएगा बलि, बलिहित, सुख रक्षित, बलिहित सुख रक्षित, ये चार गो है, बलिहित सुख रक्षित। अगर ये चारों में से कोई है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे भूत बलि, भूत बलि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ बलि आ गया तो भूताय, चतुर्थी लगा दीजिएगा, जैसे बालक का बालकाय होता है, तो भूताय बलि हो गया। हित है गोहितम, गोहितम,
तो क्या हो जाएगा, गो का होता है गवे, ध्यान रखेंगे चतुर्थी में, गवे हितम, ठीक है ना। तो इस तरह से सुख है, इसी तरह से गो सुखम, रक्षित है गो रक्षितम तो गवे रक्षितम, छात्र रक्षितम तो छात्राय रक्षितम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये चतुर्थी हो गया। चतुर्थी के बाद ये सब आने वाला है आपका, है ना। तो केवल विभक्ति ध्यान रखना है कि कौन शब्द है तो उसके मूल पद में कौन विभक्ति हम प्रयोग करेंगे। अब भूत बलि है, कोई लिख दिया भूते न बलि, हाँ ऑप्शन में देगा आपको भूतम बलि, भूताय बलि, तो ध्यान रखना है कि बलि है तो बलि में हमको लगाना है चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। चलिए पंचमी में चलते हैं। पंचमी में है, पहले तो भी धातु है पंचमी में, भी माने डरना, भी मतलब होता है डरना। वैसे भी पंचमी मतलब अलग होने पर, अगर हम किसी से डरते हैं तो उससे अलग ही होते हैं, ठीक है ना। तो भी धातु से भी, भय, भीति, भी, ये सारे शब्द अगर आते हैं मूल शब्द के साथ तो समझिए उसमें पंचमी लगाएंगे। जैसे चौर भयम, ठीक है ना, या सर्प भीतः, है ना, चौर भयम लिखिए चाहे सर्प भीतः, तो देखिए भीता आ गया, भीता माने डरा हुआ, तो सर्प में पंचमी लगा दीजिएगा। सर्पात भीता आपको लगाना नहीं है, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा, ऑप्शन आपको देना है ना, सॉरी दिया रहेगा ऑप्शन, उसमें से चूज करना है, चुनना है आपको। सर्पेन भीता भी दिया रहेगा, सर्पम भीता, सर्पात भीता, सर्पस्य भीता, तो आपको चेक करना है कि अच्छा भीता है, डरना है, डर रहा है, तो डर के अलग होगा, पंचमी लगाएंगे हम, ठीक है। ये हो गया डरने वाले में। इसके बाद आता है पतित, ठीक है, जो गिरना, गिरने का मतलब अलग होना। जैसे वृक्ष पतितः, वृक्ष पतितः, देखिए पतित तो पत माने गिरना, पेड़ से गिरना, तो पेड़ से गिरेगा तो क्या होगा, वृक्षात, पंचमी अलग हो रहा है, तो वृक्षात पतितः, राइट आंसर, वृक्षात पतितः, ठीक है। उसी तरह से च्युत भी होता है, जैसे पद च्युतः, पद च्युतः, च्युतः माने भी गिरना होता है, पद च्युत होना माने पद से नीचे गिर जाना, तो हो जाएगा पदात, पदात च्युतः ना। इस तरह से आपका पंचमी हो गया, ठीक है। भ्रष्ट भी है, आचार भ्रष्ट तो आचारात भ्रष्ट, ठीक है। मुक्त होगा, बंधन मुक्त तो बंधनात् मुक्त, मुक्त माने आजाद हो गया, ठीक है। और बंध माने बंध जाना, वो अलग आएगा, सप्तमी में चला जाएगा। चक्र बंध तो चक्रे बंध, वो सप्तमी में चला जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे उसमें, आगे प्रत्यय में आपको बताएंगे कि प्रत्यय में क्या करना है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग पंचमी विभक्ति की है, ठीक है ना, पंचमी विभक्ति आपका हो गया। इसके बाद षष्ठी विभक्ति है तत्पुरुष समास में, ठीक है ना। तो षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी में ध्यान रखेंगे कि दोनों पदों में, है ना, षष्ठी तत्पुरुष, तत्पुरुष, इसमें दोनों पदों में संबंध होता है और संबंध कारक का चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल करेंगे राजपुत्र, देखिए राजपुत्र, आप देख लेंगे इसमें, अगर आप हिंदी करेंगे तो राजा का पुत्र, देखिए षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, संबंध का चिन्ह आ गया, का के की रा रे री होता है ना, तो राजा का पुत्र का आ गया, तो ये तो एकदम क्लियर है आपका। तो इसमें ये जो मूल पद है इसमें प्रधान होता है अंतिम पद पुत्र, लेकिन जो मूल पद है पहला वाला उसमें षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, राज्ञः, राज्ञः पुत्र, राजा का पुत्र, तो राज्ञः पुत्र हो गया, ठीक है। अब है आपका नद्याः तटम, मान लीजिए दिया हुआ है नद्याः तटम, तो क्या करेंगे, नद्याः तटम, तो अब ये विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद करेंगे, तो ये नद्याः जो है वो षष्ठी विभक्ति का है, इसका मूल रूप में कर लेंगे नदी तटम, नदी, नदी शब्द का रूप है तो नदी तटम, क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ गया। तो षष्ठी विभक्ति में
ज़्यादा कुछ नहीं, बस कारक का चिन्ह ध्यान रखिएगा कि षष्ठी संबंध कारक का जो चिन्ह आता है वही इसमें रहेगा। जैसे जल प्रवाह, तो जल का प्रवाह का आ गया बीच में, आ गया ना, तो जलस्य प्रवाह, जल का प्रवाह। राजपुरुष पुरुष, तो राज्ञः पुरुष, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मणस्य पुत्र, ठीक है। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष में दोनों के बीचों में संबंध होगा, क्योंकि नाम ही है इसका संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक है, और दोनों पदों में आपस में संबंध रहेगा, नदी और उसका तट दोनों में संबंध है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है आपका सप्तमी। सप्तमी तत्पुरुष में है कुछ, ठीक है ना। सप्तमी तत्पुरुष में आपका कुछ एक्स्ट्रा है उसमें, जैसे आपका शब्द है उसमें सप्तमी तत्पुरुष में निपुण, कुशल, ना, पटु, ये सब है सप्तमी में। सप्तमी तत्पुरुष में, ठीक है ना, निपुण आता है, निपुण, कुशल, कुशल, प्रवीण भी होता है, प्रवीण, पटु, ना, पटु, पटु माने भी कुशल ही होता है। चपल, है ना, वो चप्पल नहीं, चप्पल, चप्पल माने चंचल होता है, ये सब शब्द रहता है। जैसे वीर भी होता है, वीर, वीर, मान लीजिए वीर से ही शुरू कर रहे हैं, दानवीरः, दानवीरः, क्या करेंगे आप, तो वीर शब्द आ गया। दान में वीर, देखिए इसका भी हिंदी करोगे ना तो में का चिन्ह आएगा, में या पर का, सप्तमी अधिकरण कारक, अधिकरण का चिन्ह होता है में पर पर। तो जब आप हिंदी करेंगे दानवीर का, मतलब दान में वीर, दान का वीर तो होगा नहीं, दान से वीर तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो दान में वीर, तो में हो गया, माने सप्तमी आ गया, तो दाने लिखेंगे, दाने वीरः, दाने वीरः, ठीक है। कर्म कुशल, मान लीजिए कुशल है, ये कुशल है, कर्म कुशल, चूंकि रिवीजन है तो रिवीजन कंप्लीट नहीं, एक हिंट दिया जाएगा, उस हिंट से आपको पकड़ते जाना है। हिंट यही है कि इसमें आपका जब इसका हिंदी करेंगे आप, तब उसमें में का अर्थ आएगा, में, ठीक है ना। जुआ में प्रवीण, जुआ में कुशल, ठीक है। और इसी तरह से कर्म में कुशल, अब कर्म का होता है कर्मणि, ये ध्यान रखेंगे, सप्तमी होता है कर्मणि, कर्मणि कुशलः, कर्मणि कुशलः, तो ये हो जाएगा कर्म कुशलः, कर्मणि से कर्म खाली कर दीजिए, कर्म कुशलः, ठीक है। तो इस तरह से सप्तमी तत्पुरुष आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी में आता है सिद्ध, शुष्क, बंध, है ना, बंध जो पहले हम आपको बताए, बंध, जैसे चक्रे बंधा, चक्रे माने पहिए में, पहिए में बंधा हुआ, तो मैं आ गया, में आ गया तो सप्तमी आपने किया, चक्र बंधा लिखा रहेगा, चक्र बंधा, तो उसको क्या कर देंगे, चक्रे बंधा, क्लियर है। चलिए, अब लास्ट आपका है द्वंद्व समास, द्वंद्व, है ना, समास में आपका द्वंद्व में पहुंच गए हम लोग। चार थे द्वंद्व, इसका ध्यान रखेंगे, चार थे, चार थे, चार थे मतलब च और थे, च माने और होता है, जैसे रामः च मोहनः च, रामः च मोहनः च। अब इसका समस्त पद करेंगे तो हो जाएगा राम मोहनौ, मोहनौ, यहाँ गलती हो गया, ये लग गया, ये नहीं ठीक तो है, सही है, राम मोहनौ, है ना, ये औ की मात्रा है, दो को मात्रा है। इसमें यही है कि अगर दो पद च से जुड़ा हो, यहाँ भी च रहेगा, रामः च मोहनः च, तो राम मोहनौ, या ये विसर्ग को संधि करके देगा आपको, वो भी कंफ्यूज नहीं होना है। रामश्च, मान लीजिए ऐसा लिखा रहेगा, रामश्च मोहनश्च, मोहनश्च, ऐसे लिखा रहेगा, तो इसका भी यही होगा, राम मोहनौ, ठीक है ना। वो विसर्ग को हटा के स कर दिया, संधि कर दिया। तो उस कंडीशन में अगर दो रहेंगे तो अंतिम पद में द्विवचन कीजिएगा, मोहनौ, जैसे बालक का बालकौ होता है, और दो से ज़्यादा पद अगर रहेंगे तो अंतिम पद में बहुवचन करेंगे, ठीक है ना, मोहनाह हो जाएगा। अगर तीन गो रहेगा तब रामः च श्यामः च मोहनः च, इस तरह से रहेगा, तो राम श्याम मोहनाह बहुवचन कर देंगे, ठीक है। ये द्वंद्व समास है। चार थे द्वंद्व, या उसमें आता है जैसे एक माता पिता वाला आता है,
तो एक शेष में भी आता है और इतरेतर में भी आता है, दोनों में आता है। माता पिता, माता च पिता च, पितरौ भी होता है या केवल माता पितरौ भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, वो एक शेष, जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग का समास होता है तो उसमें पुल्लिंग शेष बचता है। एक शेष में हालांकि एक शेष दिया नहीं आपको सिलेबस में, बट ध्यान रखेंगे कि माता पिता वाला आ सकता है। माता च पिता च, ठीक है ना, माता च, देखिए माता च पिता च, पिता च, तो क्या हो जाएगा पितरौ, इसको केवल पितरौ कर देंगे, पितरौ। जैसे पेरेंट्स होता है, फादर एंड मदर दोनों को मिला के पेरेंट बोलते हैं, तो पेरेंट की तरह पितरौ हो गया, यहाँ केवल पिता का ही शेष बच गया, ये एक शेष समास होता है। अब यदि ऐसा ही अगर विग्रह दिया है आपका और ऑप्शन में पितरौ नहीं है, माता पितरौ है, माता भी इसमें जोड़ दिया, तो आप उसी को टिक करेंगे, वो भी सही है, क्योंकि ये दोनों में आता है, इतरेतर में भी और एक शेष में भी। ठीक है, चलिए ओके। अब हम लोग चलते हैं प्रत्यय में। प्रत्यय में देखिए समास क्लियर हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, उसके बाद प्रत्यय। प्रत्यय में आपका कितने हैं, मतुप, त्व, त्व और टाप, ये तीन प्रत्यय है आपका, मतुप, त्व और टाप। ठीक है ना, तीन प्रत्यय है, ये तीनों प्रत्यय से ही आपका प्रश्न आएगा। तो मतुप का मान या वान होता है, मान या वान, बता चुके हैं, वीडियो देखे होंगे आप। त्व का त्वम हो जाता है, त्वम, और टाप का आ बचता है, आ, है ना, ब्रैकेट में आ की मात्रा, आ, यही चेंजिंग है इसमें। अब एग्जाम्पल के साथ आपको हम बता दे रहे हैं, पहले तो ध्यान रखिए कि मतुप मान या वान, त्व का त्वम और टाप का आ होता है, ये स्त्री प्रत्यय है। टाप जो है स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाएगा, और ये दोनों भाववाचक बनाते हैं आप। चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, मतुप में जैसे आपका बुद्धि, बुद्धिमान दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन प्रत्यय लगा है, प्रकृति प्रत्यय अलग करना है, तो बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धि प्लस मतुप, ठीक है ना, बुद्धि प्लस मतुप हो गया बुद्धिमान। ठीक है, अब है ज्ञान, ज्ञान प्लस मतुप, ज्ञान प्लस मतुप, तो ये मिलेगा तो क्या होगा, तो ऑप्शन में आपका ज्ञान मान भी देगा और ज्ञान वान भी देगा, दोनों देगा, ध्यान रखिएगा। ज्ञान मान, तो आप तो पढ़े हैं कि मतुप का मान होता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कि यदि मतुप प्रत्यय से पहले अ या आ हो, अ या आ, इसमें से कोई आता है, तब मतुप का वान हो जाता है, वान। ठीक है ना, जैसे न पढ़िएगा तो न के बाद यहाँ पर अ आएगा, न तो अ आ रहा है, तो मतुप का वान हो जाएगा, ये हो जाएगा ज्ञानवान। ठीक है ना, ज्ञानवान, समझ गए। चलिए और बता रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन है आपका सिंपल पेपर में दिया है, चक्षुष्मन्तः, ध्यान दीजिएगा इसको, चक्षुष्मन्तः, तो आप मान या वान खोजते रहिएगा, लेकिन यहाँ पर मान या वान तो है नहीं, लेकिन यहाँ मतुप ही लगा है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तौ, चक्षुष्मन्तः, ठीक है ना, चक्षुष्वन्तः शायद है, देख लेते हैं, चक्षुष्वन्तः कि चक्षुष्मन्तः, प्रत्यय, प्रत्यय में है आपका, प्रत्यय में नहीं, इसमें नहीं दिया है आपका, ठीक है, इसमें चक्षुष वाला नहीं है, दूसरे में है, ठीक है, इसमें नहीं है चक्षुष्मान। तो अब यहाँ इसका ऑप्शन दिया है, तो चक्षुष, देखिए
चक्षुष प्लस मतुप, फिर चक्षुष प्लस मतुप, वही है, फिर चक्षुष ये वाला स प्लस मतुप, ठीक है। और एक है चक्षु प्लस मतुप, चक्षु प्लस मतुप। अब ये चारों में से कौन सही होगा? तो हमें ध्यान में यही आएगा, जैसा कि हमको भी आया था ना, कि चूंकि यहाँ पर दंती स है, मूर्धन्य स है, और यहाँ भी मूर्धन्य स है, ठीक है। तो मूर्धन्य स के चलते मूर्धन्य स है, तो ये सही होगा, लेकिन गलत होगा। मूल शब्द हमको देखना है। देखिए, संधि में भी या इसमें भी, प्रकृति प्रत्यय में भी हमारा सार्थक शब्द होना चाहिए। वो शब्द कैसे लिखाता है? फॉर एग्जाम्पल, विद्या प्लस आलय विद्यालय, तो सही है। क्यों? विद्या प्लस आलय करेंगे तो विद्यालय नहीं होगा। विद्या में अ आता है, आलय में आ आता है, और आ मिल के आ होता है, वो भी तो सही है, लेकिन विद्या कोई शब्द नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी हमको ध्यान देना है कि हमारा शब्द सही होना चाहिए। तो चक्षुष सही शब्द है, चक्षुष, और ये आपका सही होगा। अब आप कहेंगे कि फिर ये वाला स कैसे हो गया? ठीक है, तो ये ध्यान से समझ लीजिए इसको, कि है तो चक्षुष, अब मतुप, तो मतुप का मान हो गया, ठीक है, तो चक्षुष मान हुआ। लेकिन ये चक्षुष ऊ के बाद स आता है, तो ऊ के बाद स आ रहा है, तो वो स जो हो गया मूर्धन्य स हो गया ना। कारण है, बता रहे हैं आपको, कि यदि अ या आ के बाद, देखिए अ या आ, इसके बाद ये कई जगह काम आएगा आपको। इसके बाद कौन सा होता है? अ या आ रहेगा तो ये दंत स होता है, अ या आ के बाद। और इसके बाद अ आ को छोड़कर, इसको छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ई हो, ऊ हो, इसके बाद, तो इसके बाद अगर हमको स लिखना है तो मूर्धन्य स लिखेंगे, ठीक है। यही कारण के चलते, इसी के वजह से आपका जो बालक शब्द का और लता शब्द का रूप सप्तमी बहुवचन में जाता है, तो लता में क्या लिखते हैं सप्तमी बहुवचन में? लतासु, ध्यान दीजिएगा, लतासु। और बालक में क्या लिखते हैं? बालकेसु, बालकेसु। तो सु तो दोनों में आ रहा है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पर दंत स है, यहाँ मूर्धन्य स है। कारण क्या है? ये स के पहले क्या है? आ है। देखिए, लता तो आ है, इस स के पहले क्या है? ए है ना। तो अ आ से इतर, अ आ से हटकर अगर कोई आता है स्वर, तो उसके बाद हम मूर्धन्य स लिखेंगे। और यदि अ आ के बाद स आता है, तब हम दंत स लिखेंगे, ठीक है। तो वो चूंकि मूल शब्द है, वहां ये नियम नहीं लग रहा है। चक्षुष जो लिखा जा रहा है ना, तो चक्षुष मूल शब्द है। जैसे मनस लिखिएगा, विद्वस लिखिएगा, विद्वस, तो मूल शब्द में दंत स ही लिखाएगा। विद्वस लिखेंगे, विद्वान का होता है, तो विद्वस में दंत स ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतुप हो गया। मतुप बाद त्वा आता है। त्वा में वीरत्वम, वीरत्वम। अब इसमें कौन प्रत्यय लगा है? ऑप्शन आपको देगा, तो आप याद रखेंगे कि वीर प्लस त्व, ध्यान रखेंगे। त्वम है तो त्व कर दीजिएगा, ठीक है। त्व अगर है यहाँ, जैसे त्वम है तो इसको त्व कर देंगे, प्रत्यय के रूप में त्व है, और जब ये शब्द में जुड़ता है तो हो जाएगा त्वम, तद्धित है, ठीक है ना। शब्द में जुड़ेगा तो हो जाएगा। अब स्त्री प्रत्यय है, तो स्त्री प्रत्यय में जैसे अश्व, अश्वा है, अश्वा, अश्वा मीन्स घोड़ी होता है, आकारांत है। ध्यान रखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाता है, ठीक है। एक तल भी आता है, तल, उसमें ता होता है लास्ट में, लेकिन वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं बनाता है, मानव से मानवता करता है वो, उसमें भी आ आता है लास्ट में। यहाँ टाप है, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करेगा तो अश्व हो जाएगा, अश्व प्लस टाप, ये हो जाएगा अश्वा, ठीक है। अश्व प्लस टाप, अश्वा। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि यदि
बालक है, बालक और प्लस टाप है, तो क्या हो जाएगा ये बालिका, बालिका। यहाँ पर ई का आगम हो जाएगा। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण में अक आता है, अक, तो अक वाले शब्दों में ई लगाएंगे पहले, उसके बाद टाप का आ लगाएंगे। जैसे बालक है तो पहले बालिक करेंगे उसको, बालिक, और तब टाप का आ हो जाएगा बालिका। गायक का गायिका, धावक का धाविका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका प्रत्यय क्लियर हो गया। प्रत्यय में जो भी कन्फ्यूजन होगा आप बताएंगे। एक चक्षुष वाला था जो कि हम आपको बता दिए, ठीक है ना। अब प्रत्यय से नेक्स्ट में प्रत्यय के बाद देखते हैं आगे। अगला आपका संधि हम लोग कर लिए, समास का कर लिए, प्रत्यय कर लिए, ठीक है ना। प्रत्यय के बाद वाच्य है, वाच्य, वाच्य, ठीक है ना। तो वाच्य आपका 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि 3 नंबर का है तो हम बहुत भारी है इसको छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। इसमें 3 है वाच्य, ठीक है ना। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य का भी आपका वीडियो है, उसका देख लीजिएगा आप, ज़्यादा नहीं है, 2 ही वीडियो है उसका, और वो क्लियर है आपका, वहाँ जाकर आप देख लेंगे। यहाँ मैं आपको हल्का बता दे रहा हूँ। जैसे कर्तृवाच्य में दिया रहेगा उसको कर्मवाच्य में आपको चेंज करने को पूछा जाएगा, ठीक है ना। या बीच में ब्लैंक रहेगा, बालकः खादति, देखिए बालकः और खाली स्थान है, इसके बाद खादति है, खादति। तो ध्यान रखिए कि अगर तीता अंति वाला है, यहाँ पर तीता अंति वाला अगर क्रिया है तो कर्तृवाच्य है। कर्म को कर्म के हिसाब से मैंने द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे, कर्म द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फलम हो जाएगा, भोजनम हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। बालकः फलम खादति हो गया, बन गया। या ऑप्शन में आपको जो भी दिया हो उसको कर लेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ विसर्ग है। अगर यहीं पर बालकेन दिया है, बालकेन, और फलम भी दिया है, फलम, और फिर यहाँ क्रिया ब्लैंक किया है, तो बालकेन जब कर्ता में तृतीय विभक्ति कर दिया गया तो आपका ये कर्मवाच्य हो गया, ठीक है ना, कर्मवाच्य। अब खादती नहीं लिखेंगे, खाद्यते, खाद्यते, बालकेन फलम खाद्यते। अगर फलम के जगह पर फलानी रहता तो खाद्यंते लिख देते, कर्म के हिसाब से क्रिया लिखेंगे। अगर यहाँ पर बालकेन फलानी अगर दिया है, फलानी, तो अब इसको कर देंगे खाद्यंते, खाद्यंते। एक ही बालक है लेकिन क्रिया बहुवचन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार लिखते हैं, फलानी है, ठीक है ना। कर्मवाच्य में क्रिया को कर्म के अनुसार लिखते हैं। फलम एक वचन, अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया एक वचन। इसको बनाने के लिए आपको हम बता दें कि धातु में देखिए, धातु प्लस य कर दीजिएगा, य, और उसके बाद ते, एते, अंते, ये जोड़ दीजिएगा, ते एते अंते। जैसे पठ है, मान लीजिए पठ धातु है, तो पठ, पठ धातु में पहले य जोड़ेंगे, पठ्य, और फिर ते हो गया, पठ्यते, क्लियर है। फिर एते जोड़ेंगे, पठ्य में ही, पठ में य जोड़ करके एते जोड़ेंगे तो पठ्येते हो जाएगा, एते, पठ्येते। और फिर अंते जोड़ेंगे तो पठ्यंते हो जाएगा, पठ्यंते, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यंते। ये कर्मवाच्य में क्रिया का रूप चलेगा। अगर कर्म एक है, एक वचन में है तो पठ्यते, 2 है तो पठ्येते, और बहुत ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है अगर, तो पठ्यंते लिखेंगे। क्लियर है। कोई भी धातु हो, जैसे मान लो हस धातु है तो हस्यते, हस्येते, हस्यन्ते। गम धातु है तो गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, ठीक है। धातु में य ऐड कर लीजिए, उसके बाद ते, एते, अंते जोड़ दीजिए, आपका कर्मवाच्य के लिए क्रिया तैयार हो गई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद हम लोग, वाच्य भी क्लियर हो गया आपका, 3 नंबर का आएगा। वाच्य के बाद आपका जो है वो, हाँ वाच्य क्लियर हो गया 3 नंबर का। इसके बाद आ रहा है आपका घटिका।
तो घटिका के लिए आपको वीडियो बन चुका है। घटिका समय जो होता है घटिका, वो एक ही वीडियो में आपका क्लियर है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो में, इसी में आपको डाला हुआ है, आप देख लेंगे उसको, लिंक ओपन करेंगे, है ना, क्योंकि फालतू आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा। तुरंत जस्ट आप लिंक ओपन कीजिएगा और वो आपका मिल जाएगा। और घटिका को समझ लेंगे, उसमें 4 ही है, ज़्यादा नहीं है, 4 है। कंप्लीट टाइम होता है, सार्ध सपाद होता है, सार्ध होता है और पादोन होता है। ठीक है, तो कैसे उसमें करना है आप लिंक खोल के उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ओके, घटिका के बाद आपका आएगा घटिका के बाद ये बुक्स है आपका, है ना। इसके बाद शुद्धि अशुद्धि संशोधन। तो अशुद्धि संशोधन के लिए ध्यान रखिएगा कि कर्ता और क्रिया का सही मेल आपका होना चाहिए। अशुद्धि संशोधन, ठीक है ना, अशुद्धि संशोधन। तो अशुद्धि संशोधन में कर्ता अगर जो है, कर्ता देखिए, कर्ता मतलब या तो संज्ञा या सर्वनाम, यही ना होता है कर्ता, ध्यान रखेंगे। कर्ता में देखिए, कर्ता कर्ता या तो संज्ञा है या सर्वनाम है, ठीक है। तो यदि संज्ञा है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये प्रथम पुरुष में है। अगर कर्ता संज्ञा है तो प्रथम पुरुष में है, वो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं जाएगा। सर्वनाम भी कुछ है, जैसे वह है तो प्रथम पुरुष में ही है, ठीक है ना। इसमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सर्वनाम भी है ना। इसमें प्रथम पुरुष में सर्वनाम भी है। सहतवते ये प्रथम पुरुष में आता है, सहतवते, है ना, वह वे दोनों वे लोग, या सातेता स्त्रीलिंग में, सातेता ये प्रथम पुरुष में ही है। अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में तुम और उत्तम पुरुष में अहम, मैं। त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष है और अहम अहम वयम ये उत्तम पुरुष है। क्लियर है। मध्यम पुरुष में आपका, मध्यम पुरुष में त्वम मन तुम, त्वम युवाम यूयम, है ना, रिवीजन है, शॉर्टली लिख रहे हैं। और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, समझिएगा। अब ये कर्ता के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो क्रिया के भी 3 पुरुष हैं, जो रूप चलता है आपको 5 लकारों में, उसके भी 3 पुरुष हैं, ठीक है ना। 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो मध्यम और उत्तम पुरुष का प्रयोग आप तभी करेंगे आप जब इनमें से कोई हो, ठीक है ना, इनमें से कोई हो। अन्यथा अगर इनमें से कोई नहीं है, त्वम युवाम अहम अवाम ये सब नहीं है, तब आप प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। तीता अंति वाला, बस तीता अंति सीता था आमी आवाम, लट लकार के याद किया है ना। तो सी का प्रयोग तभी करेंगे जब त्वम रहेगा। थ का युवाम, थ का यूयम, आमी का अहम, ठीक है, आवह का अवाम और आमह का वयम, इसी के साथ प्रयोग करेंगे, इसके अलावा किसी के साथ नहीं। बाकी अगर कुछ कर्ता में आ रहा है तो आप प्रयोग करेंगे तीता अंति वाला, लट लकार के हम बता रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, अशुद्धि संशोधन में था, अशुद्धि संशोधन आगे चला गया है, ठीक है। अशुद्धि संशोधन हो गया जी, अशुद्धि संशोधन ये वाच्य है, वाच्य के बाद घटिका है, घटिका के बाद अव्यय पद भरना है। एक अव्यय पद वाला आता है, अव्यय पद वाले में भी आपका 3 नंबर का अव्यय। तो अव्यय में सेंटेंस को अर्थ करके आप अव्यय भर लीजिएगा, सही सही अर्थ, है ना। उच्चाई माने जोर से होता है, अव्यय में ध्यान रखेंगे। वृथा माने बेकार है, उसमें आपको आता है, हाँ मिल गया आपका अशुद्धि संशोधन। त्वम पाठम पठति, देखिए दिया है, त्वम पाठम पठति। अब बताइए ये सेंटेंस सही है, ये अशुद्ध है, अंडरलाइन भी किया हुआ आपका, अशुद्ध है। तो त्वम के साथ जस्ट अभी हम बताए हैं कि ये मध्यम पुरुष है, इसमें सी लगेगा त्वम के साथ, तो इसको क्या कर लेंगे हम, पठसी कर लेंगे, शुद्ध हो गया,
पठसी, ठीक है ना। ऑप्शन आपका दिया रहेगा, पठता, पठंती, पठामी, पठसी, चारों ऑप्शन दिया रहेगा। तो त्वम है तो आप सी करेंगे, पठसी, ठीक है ना। मध्यम पुरुष एक वचन। फलाह करंडके संति, फलाह करंडके संति, फलाह, देखिए फलाह करंडके संति, संति दिया है। तो हम सब जानते हैं कि फल जो है नपुंसक लिंग है, फला बालक की तरह रूप नहीं होता है, ये होता है फलानी, फलम फले फलानी, तो फलानी हो जाएगा, ठीक है ना, शुद्ध हो गया हमारा। तो मेनली आपका अशुद्धि संशोधन में वही कर्ता और क्रिया का सही मेल आपको देखना होता है। तौ बालकौ गच्छति, देखिए तौ बालकौ गच्छति। अब एक तरह का आप सेंटेंस याद रखेंगे ना तो बाकी कोई भी अशुद्धि दे आप याद कर लेंगे। ये गच्छति अंडरलाइन है। तो तौ बालको, त्वम युवाम या अहम अवम से तो आया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ प्रथम पुरुष से ही है, बालको है, लेकिन द्विवचन है। और गच्छति कहाँ का है? एक वचन का है। अब गच्छति से आगे द्विवचन कर दीजिएगा तो गच्छतः, ठीक है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति होता है ना, तो गच्छतः हो गया सही। ऑप्शन में से गच्छतः चुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि द्विवचन है। चलिए ओके। इसके बाद अब पठित अवबोधन से है आपका बुक से, इसमें प्रश्नवाचक शब्द बनाना है, ठीक है। दुर्वहम तो किम, प्रश्न निर्माण के लिए आपको क्या करना होगा, किम शब्द का रूप याद कर लीजिएगा। किम एक बार पढ़ लीजिएगा किम शब्द का। वैसे भी शुरू से आप बनाते आए हैं कि हस्तेना अगर दिया है और ये अंडरलाइन है तो क्या कर देंगे, के ना कर देंगे, यही ना करते आए हैं शुरू से। पुस्तकम है तो किम कर देंगे, ठीक है। हस्तात है तो कस्मात कर देंगे। तो ये एक ट्रिक है, जरूरी है ना। लेकिन इसके अलावे कुछ ऐसे भी हैं जो अव्यय से बनते हैं, जैसे कुतः। अब प्रश्न निर्माण है, कुतः मतलब कहाँ से, बताइए कहाँ से। कुत्र, कुत्र माने कहाँ, कहाँ। तो ये कुछ अव्यय पद हैं जिससे हम प्रश्न बनाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे प्रश्न निर्माण करते समय, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो अंडरलाइन वर्ड है प्रश्न निर्माण करने में, जिस विभक्ति और वचन का है, आप प्रश्न वर्ड, क्वेश्चन वर्ड उसी विभक्ति उसी वचन में लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे क्षेत्रे है, अब क्षेत्रे आपका अंडरलाइन दिया हुआ है प्रश्न निर्माण करने में। क्षेत्रे, जैसे बैल है वो खेत में गिर गया, क्षेत्रे गिर गया, तब इसके लिए क्या करेंगे, तो प्रश्न तो हमारा बन रहा है कि वो कहाँ गिर गया, तो कहाँ का संस्कृत कर देंगे कुत्र, ठीक है, कुत्र। कस्मिन नहीं करेंगे, देखिए कस्मिन भी होता है किम शब्द का सप्तमी। अक्सर टीचर्स बताते हैं कि जिस विभक्ति जिस पुरुष का यह है उसी विभक्ति का करेंगे। आप किम शब्द के रूप में चलिएगा तो कस्मिन आ जाएगा, कस्मिन हो जाएगा ना। कस्मिन सप्तमी में आता है किम शब्द में कस्मिन, तो कस्मिन करेंगे तो गलत होगा, ऑप्शन में रहेगा कस्मिन, लेकिन कस्मिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कस्मिन मतलब होता है किस चीज में, किसी चीज में, जैसे डब्बा में है ना, बाल्टी में, ठीक है, प्लास्टिक में, थैला में, तो उसके अंदर में होता है। लेकिन यहाँ वो गिरा है तो उसके अंदर तो गिरा नहीं है, खेत में गिर गया है, पर के अर्थ में आएगा, यहाँ कुत्र करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इस तरह से आपका प्रश्न निर्माण भी क्लियर है। हाँ, लिंग का भी ध्यान रखेंगे। लिंग जैसे स्त्रीलिंग में किम शब्द का रूप स्त्रीलिंग में अलग चलता है, का के काह, काम के काह, ऐसे करके चलता है, ठीक है। वचन का भी लिंग का भी दोनों का ध्यान रखते हुए जो अंडरलाइन वर्ड होता है उससे प्रश्न बनाइएगा, तो क्वेश्चन वर्ड को उसके अनुसार आपको चेंज करना होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका अधोलिखित रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचित अर्थ चुनता, अर्थ चुनना है, ठीक है ना, अर्थ चुनना है। भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, तूर्णम धाविता माने शीघ्रम धाविता, ठीक है ना, तूर्णम मतलब शीघ्रम कर देंगे, ठीक है। इसका ये अर्थ चुनना है, तो इसको शीघ्रम माने त्वरितम भी होता है, शीघ्रम माने जल्दी से।
इसी तरह से वो सेंटेंस के हिसाब से आपको कर लेना है। फिर एक आता है आपका भाषिक कार्य। भाषिक कार्य 6 नंबर का है, ये मेन क्वेश्चन है आपका, इसको कभी मत छोड़िएगा। भाषिक कार्य, इसमें सर्वनाम आता है, विलोम आता है, अव्यय आता है ना, शब्द आता है। जैसे क्रुद्ध कृषि बलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, विशेष पदम किम। तो देखिए क्रुद्ध कृषि बलः, क्रुद्ध कृषि बलः, कृषि बलः माने किसान होता है, कृषि बलः। तो यह ध्यान रखेंगे विशेष और विशेषण। तो इसमें जनरली विशेषण पहले आता है और विशेष बाद में आता है। तो ये विशेषण है, विशेषण, ठीक है ना, ये विशेषण है और ये विशेष्य है, विशेष्य 6 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका विशेषण पूछेगा तो क्रुद्ध कहिएगा, विशेष पूछेगा तो कृषि वाला कहिएगा। यहाँ आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विशेष्य है ना। विशेष पूछा गया है ना, तो कृषि वाला, कृषि वाला हो जाएगा विशेष्य। अब विशेषण पूछेगा तो क्रुद्ध, क्रुद्ध माने गुस्सा किया हुआ, गुस्साया हुआ किसान, ठीक है। हाँ थोड़ा सा इधर हो गया है, देख ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं आपका, यही है। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विशेष्य पद क्या है, तो विशेष क्या बताएंगे। क्रुद्ध कृषि बलः में, क्रुद्ध कृषि बलः में विशेष्य कृषि बलः होगा, ठीक है। विशेषण पूछता है तो क्रुद्ध कहते, ठीक है। इसी तरह से विलोम पद पूछा जाता है। फिर विलोम पद है तो विलोम पद पूछा जाता है किसका, सह, देखिए निकाल रहे हैं आपको, सरलतया, सरलतया का विलोम पद जो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसी को क्लियर कर दे रहा है आपको। सह कृच्छ्रेण भार उद्वहति, तो कृच्छ्रेण हो जाएगा विलोम पद, सरलता का, सरलता माने आसानी से, ठीक है। और विलोम पद के अलावा इसमें पर्यायवाची भी पूछा जाता है आपसे, तो पर्यायवाची बता देंगे, ठीक है ना। उसके लिए तो थोड़ा सा ये करना होगा। दुर्दांत दशनई श्यान्नई वजन ग्रसनम अत्र दंतई इत्यर्थ किम पदम, दंतई के अर्थ में जो किसी शब्द को दे देगा कि उसके अर्थ में यहाँ पर कौन सा पद प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आप दंतई के अर्थ में दशनई होगा, दशनई माने दंतई, ठीक है। चलिए ओके, इस तरह से हम लोग आज अपना संस्कृत का टर्म 1 कंप्लीट किए। प्रैक्टिस टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का 40 नंबर का है, आप ध्यान से पढ़ लेंगे। हाँ घटिका वाला एक है, उसके लिए लिंक डाला हुआ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कल आप एग्ज़ाम जम के दीजिए, बढ़िया से दीजिए, एकदम नंबर कम नहीं होना चाहिए। हाँ क्वेश्चन को पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। ओके, धन्यवादम।